मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का मैथ का चल रहा था। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं औसत यानी एवरेज चैप्टर की। अभी तक 8 क्लास एवरेज से हो चुके हैं, ये 9वां क्लास है और इसमें हम आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चन पे बात करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उच्च श्रेणी के होंगे, स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, तो आप इनको ध्यान से नोट कर लीजिएगा और उसके बाद एक एक पॉइंट को समझिएगा कि इन प्रश्नों के जवाब हमें देने कैसे हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, एक जहाज जो तट से 40 किलोमीटर की दूरी पर था, एक छेद हो गया जिससे 12 मिनट में 3 सही 3/4 टन पानी अंदर आने लगा। जहाज को डुबोने के लिए 60 टन पानी पर्याप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जहाज में 60 टन पानी आ जाएगा तो जहाज डूब जाएगा, परंतु जहाज के पंपों द्वारा 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंका जा सकता है। बताएं कि जहाज को किस औसत गति से चलाया जाए जिससे जहाज डूबने से ठीक पहले तट पर पहुंच जाए। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। आपसे ये कहा जा रहा है कि एक जहाज जो है किसी नदी मार्ग में या समुद्र में कहीं पे भी आप ले लीजिए, जो तट है वहाँ से 40 किलोमीटर अंदर है। अच्छा, इस जहाज में एक छेद हो जाता है जिस छेद से 12 मिनट में 3 सही 3/4 टन पानी जहाज के अंदर भरने लगता है। अभी 60 टन अगर ये पानी कलेक्ट हो गया तो जहाज डूब जाएगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जहाज में जो पंप लगे हुए हैं वो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर फेंक दे रहे हैं। जहाज को किस स्पीड से चलाएं कि एग्जैक्टली ये उसी टाइम तट पर पहुँचे जब वो डूबने वाला हो, यानी डूबने से ठीक पहले वो सुरक्षित तट पर पहुँच जाए। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछी जा रही है कि किस औसत चाल से उसे चलना होगा। तो सबसे पहली चीज़, उसकी जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है और इसी 40 किलोमीटर की दूरी को उसको रिकवरी करनी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें एक उचित टाइम क्या होगा जिससे जहाज डूबने से बच जाए। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 60 टन पानी ये होगा कब? 3 सही 3/4 टन, 3 सही 3/4 टन पानी ये 12 मिनट में भर रहा है। 12 मिनट में 3 सही 3/4 टन पानी 12 मिनट में भर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि 1 घंटे में कितना भरेगा? 4 तिहाई 12 और 3 15/4, तो 15/4 ये 12 मिनट में भर रहा है। हमें चाहिए 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा और 15 पचे 75/4। 75/4 को हम कैलकुलेट कर देंगे तो 18.75 टन इतना पानी प्रति घंटे भर रहा है। इसमें यहाँ पे दिया था कि 12 मिनट में 3 सही 3/4 टन पानी अंदर जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि 1 घंटे में 18.75 टन पानी अंदर जा रहा है। अच्छा, जो हमारे उसमें पंप लगे हुए हैं वो कितना पानी निकाल रहे हैं? इतना तो भर रहा है पर आवर, और निकाला कितना जा रहा है? तो निकाला जो जा रहा है वो सिर्फ 12 टन निकाला जा रहा है, क्योंकि जो पंप लगे हैं वो 1 घंटे में 12 टन निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि छेद से भर रहा है इतना और पंप से निकाला इतना जा रहा है। इसका मतलब है कि 6.75 टन पानी भर रहा है, और जैसे ही 60 टन प्लस होगा पानी जहाज़ डूब जाएगा। तो 60 टन होने में कितना समय लगेगा? इसको 6.75 से डिवाइड कर देते हैं, कितनी देर में 60 टन पानी भरेगा ये हमें पता चल जाता है, और उतनी ही देर में ये यात्रा कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ये बराबर हम लिख सकते हैं 6000/675। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, किससे कट जाएगा? 25 से काटते हैं, 25 दूना 50 हो गया और 25 दूना 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आपका 10 बच जाएगा और ये 100 हो जाएगा। 25 चौको 100 हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो नीचे देख लेते हैं क्या आएगा। 25 दूना 50 हो गया और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 2 बचेगा, ये 25 पंचे 100, 25 दूना 50 हो गया और 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 27 हो गया। अच्छा, ये अभी किससे और कट जाएगा? 3 से कट सकता है, 3 से, हाँ 3 से देख लीजिए।
3 अट्ठे 24 और 3 नवा 27, यानी 80/9 घंटे में जहाज को बाहर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा कि इतना टन पानी 12 मिनट में जहाज के अंदर भर रहा है। 12 मिनट में इतने टन भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 18.75 टन। निकाल रहा है पंप 12 टन, यानी प्रति घंटे फिर भी इतना भर जा रहा है। अगर 60 टन पानी हुआ तो जहाज डूब जाएगा। 60 टन होने में कितना समय लगता है? 80/9 घंटा लगता है। यानी इतने समय में यह दूरी तय करके आपको बाहर आ जाना चाहिए। तो औसत चाल जो हो जाएगी वो दूरी ये 40 हो गई और बटे ये टाइम रख देंगे तो 80 नीचे हो जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा। 40 दूना 80 यानी 9/2 आ जाएगा। 9/2 को कैलकुलेट करेंगे तो 4.5 किलोमीटर की स्पीड से उसे चलना होगा। यानी आपका सही आंसर ये है ए ऑप्शन। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो डूबने से ठीक पहले वो बाहर आ जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा सा सवाल है। मेन पॉइंट आपका ये था इस चीज़ को वॉच करना कि इतना पानी प्रति घंटे भर रहा है निकालने के बावजूद भी, और 60 टन भरने में इतना समय लगा देगा, इसलिए ये दूरी इतने समय में अगर वो तय कर लेगा इस एवरेज स्पीड से तो वो सुरक्षित बाहर आ सकता है। आइए नेक्स्ट सवाल। ये अगला सवाल आपके सामने है और बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बस पेशेंस के साथ आपको देखना है इसको। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा और खुद से प्रयास करिएगा और इस पे काम करिएगा, उसके बाद आप सॉल्विंग देखिएगा। एक परीक्षा में शामिल कुल छात्रों का 1/5 छात्रों ने पूर्णांक का 7/8 अंक प्राप्त किया। 1/10 छात्रों ने पूर्णांक का 3/4 अंक प्राप्त किया। 2/5 छात्रों ने पूर्णांक का 1/2 अंक प्राप्त किया। 1/4 छात्रों ने पूर्णांक का 1/4 अंक प्राप्त किया, जबकि शेष छात्रों ने पूर्णांक का 1/2 अंक प्राप्त किया। यदि परीक्षा में शामिल सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 172 है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में जो बच्चे अपीयर्ड होते हैं उसका 1/5 इतना अंक प्राप्त करते हैं, 1/10 इतना अंक प्राप्त करते हैं और 2/5 इतना, 1/4 इतना और रिमेंस इतना अंक प्राप्त करते हैं। सबसे पहली चीज़, ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और ना ही पूर्णांक दिया है। तो ऐसे मामलों में हम करते क्या हैं, इमेजिन करते हैं कि माना पूर्णांक ये है और माना छात्रों की संख्या ये है। अच्छा, इसको इमेजिन करने का मतलब क्या है कि परंपरा पड़ी हुई है माना 100 छात्र या माना 100 पूर्णांक। यहाँ पे 100 मानना हमारी मजबूरी या बाध्यता नहीं है, हम एक ऐसी उचित संख्या लेंगे जिससे कैलकुलेशन पूरा आसान हो जाए। आप देखिए, जो भी छात्रों की संख्या है 1/5, 1/10, 2/5 एंड 1/4, एक ऐसी संख्या मानिए जिसको ये सारे फ्रैक्शन पूरी तरह से डिवाइड कर दे, मीन्स हर से कट जाए। देखिए 5, 10, 5, 4, तो ये 5 तो 10 के अंदर है, 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। माना छात्रों की संख्या 20 है, माना छात्र 20 हैं, माना छात्र 20 हैं, ये हमने मान लिया। अब आप देखिए पूर्णांक क्या मानते हैं, 7/8 करना पड़ेगा, 3/4 करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, 1/4, 4, 2, 4 ये सब 8 के अंदर आ जाता है। 8 के मल्टीपल में आप मान लीजिए, मैं 80 मान लेता हूँ। 80 पूर्णांक है। देखिए हमने कहीं ना 100 माना है ना x माना है, कहीं से भी x या 100 कुछ भी नहीं माना। आप एक स्टैंडर्ड तरीका देखिए, मेरी नज़र में पूर्णांक माना 20 है, पूर्णांक 80 है और छात्र जो हैं वो 20 हैं। अब आप एक एक स्टेप देखिएगा। 1/5 छात्रों ने, तो 20 का 1/5 क्या होगा बताइए? यहाँ पे हम निकाल के दिखाते जाते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो 20 का 1/5 निकालोगे तो 4 छात्र आ जाएगा, 5 चौको 20, यानी 4 छात्र हुए। 20 का 1/5 4 छात्र हुए और इन्होंने 7/8 अंक प्राप्त किया पूर्णांक का। तो 80 का 7/8 निकाल लो, तो 80 का 7/8 करोगे, 8 दहम्मा 80, 10 सते 70, यानी 4 बच्चों ने 70 अंक प्राप्त किए। औसतन कितने अंक टोटल हो गए? 280। ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। दूसरा, 1/10 छात्रों ने, तो 20 का 1/10 क्या होगा? जाहिर सी बात है 2 होगा। 2 छात्र हो गए और इन्होंने 3/4 अंक प्राप्त किया, तो 80 का
3/4 क्या हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 20 तिहाई 60 है, यानी 2 बच्चों ने 60 अंक प्राप्त किया, तो टोटल अंक कितने हो गए, 120। दूसरी बात खत्म। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, 2/5 छात्रों ने, तो 20 का 2/5 क्या होगा, 5 चौको 20, 4 दूनी 8। 8 बच्चों ने क्या प्राप्त किया, 1/2 अंक। तो 80 का 1/2 निकालना, हालांकि ये सब वर्बली है, 40 अंक प्राप्त किया, 8 चौक 32। ये तीसरी बात खत्म हो गई। चौथे पे आइए, 1/4 छात्रों ने, तो 20 का 1/4 क्या हो जाएगा, 20 का 1/4 5 हो जाएगा। 5 छात्रों ने 1/4 अंक प्राप्त किया, 80 का 1/4 क्या हो जाएगा, 20 अंक। तो ये 100 अंक हो गए। चौथी बात, अब कह रहा है शेष छात्रों ने, तो टोटल 20 छात्र थे, 4 2 6 8 14 5 19 निकल गए, तो शेष छात्र तो केवल एक बचा। इसने 1/2 अंक प्राप्त किया पूर्णांक का, यानी कितना हो गया, 40। तो अंतिम स्टूडेंट को 40 नंबर मिले। टोटल अंक जोड़ लीजिए किसके, सभी 20 बच्चों के। 20 बच्चों के कुल अंक, 20 बच्चों के कुल अंक कितने हो गए, 0 0 0 हो गया आपका, 4 2 6, 2 8 8 16 के 6 कैरी 1 हुआ, 2 3 2 5 और 3 8, 860 अंक प्राप्त किए। ठीक है, 20 बच्चों ने 860 अंक प्राप्त किए, तो औसत क्या हो गया, 860/20। 0 0 कट गया, 43 औसत आ गया। राइट, 43 औसत आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कंपैरेटिव स्टडी है, इसी को तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि 20 छात्र थे, 80 पूर्णांक था, 43 औसत निकला। लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप तो कह रहे हो कि 72 औसत है। तो जब 80 पूर्णांक था तो 43 औसत है, यानी दिया 43 है, चाहिए 172। जो दिया है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। ये 4 बार कट जाएगा और 8 चौक 32। जो परीक्षा का पूर्णांक था वो 320 अंक था। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त जवाब होगा, 320, यानी इसका सही आंसर सी है। तो इस पर थोड़ा सा काम करिएगा, और इस तरह के प्रश्नों पे जब हम काम करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आगे जो भी सवाल आते हैं उनको करने का साहस होता है। आइए नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा सवाल है। ये एसएससी में भी रिपीट हुआ है और यूपीएसआई 2011 का जो पेपर हुआ था ये उसमें भी रिपीट हुआ है। 2011 का जो एग्ज़ाम था उसमें आप चेक करिएगा, पेपर दिया हुआ है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने, जिसका गेंद फेंकने का औसत जो है 24.85 रन प्रति विकेट था, एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसकी वजह से औसत 0.85 कम हो गया। बताएं अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है, उसका जो औसत चल रहा था वो 24.85 चल रहा था। तो अगर इस हैसियत से वो 5 विकेट लेता तो उसके द्वारा जो दिए गए रन होते वो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 के 5 हो गया, कैरी 2 हुआ, 5 × 8 = 40, 2 = 42 के 2 हो गया, कैरी हो गया 4, 5 चौको 20, 4 24 के 4 हो गया, और 5 दूनी 10, 1 11, यानी 124.25 रन देना चाहिए था उसको। 5 विकेट में 24.85, यानी औसत की हैसियत से 124.25 रन देना चाहिए था, बट उसने रन कितने दिए, केवल 52 रन दिए। अब क्या होगा, इतने रन उसने कम दिए, घटा दीजिए, 2 हो गया और इधर 7 हो गया, 72.25 रन उसने कम दिए। 24.85 की हैसियत से 5 विकेट में इतने रन देने चाहिए थे, लेकिन उसने केवल 52 रन दिए, 72.25 रन दिए, जिसकी वजह से एवरेज गिर गया। तो 72.25 एवरेज गिर गया, कम हुआ। एवरेज कितना गिर गया, 0.85। इससे डिवाइड कर दीजिए, दशमलव दोनों में हट जाएगा। देखिए दशमलव दोनों में हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7225/85। कैलकुलेट कर देते हैं, 17 से काट देते हैं। देखिए 17 चौको 68 हो गया, 4 आ गया, और फिर 4 बच जाएगा। 17 चौको 68 हो गया, तो यहाँ से 4 बच जाएगा, 17 दूनी 34 हो गया, 17 × 5 = 85 हो गया, 17 × 5 = 85, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। ये 85 इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसने जब अंतिम मैच वो खेल रहा था तो उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या पूछी गई थी, तो वो हो जाएगी 85 यानी 85 विकेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। शनिवार, रविवार और सोमवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्रवार तथा सोमवार के तापमान में 5-4 का रेशियो है। शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान क्या होगा? तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। देखिए मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे। संडे को SU लिख लेते हैं, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे को SUN लिख लेते ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। का औसत तापमान क्या है? 37 डिग्री है। तो कुल तापमान क्या हो गया? ये 3 दिन है तो ये हो जाएगा आपका 111 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फ्राइडे, सैटरडे और संडे का जो तापमान है टोटल वो 111 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है कि सैटरडे प्लस संडे और प्लस मंडे, इनका जो औसत तापमान है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सवाल उठता है कि कुल तापमान क्या हो जाएगा? 102 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आप देखिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का टोटल तापमान ये है, सैटरडे, संडे और मंडे का टोटल तापमान ये है। अच्छा, ऐसे कौन से 2 दिन हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं? आप देखिए, सैटरडे, संडे इसमें भी है, सैटरडे, संडे इसमें भी है। यहाँ फ्राइडे है तो यहाँ पे मंडे है। इसका मतलब है कि फ्राइडे माइनस मंडे के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 111 माइनस 102, 9 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। क्योंकि जब फ्राइडे को हटा करके मंडे को लिया गया तो टेम्परेचर 9 डिग्री कम हो गया। इसका मतलब फ्राइडे और मंडे के टेम्परेचर में 9 डिग्री का अंतर है। क्योंकि सैटरडे तो पहले भी था, अभी भी है, संडे पहले भी था, अभी भी है। क्या हटा, क्या आया? फ्राइडे हटा और मंडे आया, तो क्या हुआ? कम हो गया। अच्छा, इसका मतलब फ्राइडे और मंडे के टेम्परेचर में 9 डिग्री का अंतर है। अब आप कह रहे हो कि फ्राइडे और मंडे के टेम्परेचर में 5-4 का अनुपात है, 5-4 का अनुपात है और अंतर 9 डिग्री का है, तो अनुपातिक अंतर हो गया 1। अगर फ्राइडे का चाहिए तो 5 से गुणा कर दीजिए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और अगर मंडे का टेम्परेचर चाहिए तो 9/1 गुणे 5 कर दीजिए, 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो मंडे का टेम्परेचर ये हो गया और फ्राइडे का टेम्परेचर ये हो गया। अब आप देखिए आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि शनिवार, रविवार का औसत तापमान क्या है। तो शनिवार और रविवार का, इसमें शनिवार भी है, रविवार भी है, फ्राइडे एक्स्ट्रा है। अगर फ्राइडे को बाहर कर दें तो केवल शनिवार और रविवार बच जाएगा। तो 111 से हम माइनस कर देते हैं 45। आप देखिए कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6 हो गया और 10 यहाँ में से 4 गया, ये भी 66 डिग्री आ गया। ये किस दिन का तापमान है? जब फ्राइडे का हमने 111 से बाहर कर दिया 45 डिग्री, तो ये सैटरडे संडे का तापमान हो गया। सैटरडे संडे का औसत तापमान क्या होगा? 2 से भाग दे दीजिए, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। इस पे इत्मीनान से काम करिएगा ताकि प्रॉपर आपको समझ मिले। और इस तरह के प्रश्न भी खूब पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। ये 5वां सवाल आपके सामने लिखा, और जैसा कि हमने बताया था कि इसमें हम आपसे सिर्फ 5 क्वेश्चनों पे बात करूंगा और ये अच्छे प्रश्न हैं, आप इनको देखिएगा, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। एक और वीडियो आपको मिलेगा, औसत से ही 10वां क्लास होगा, जिसमें कुछ छोटे छोटे सवाल पे डिस्कस करूंगा। तो ये औसत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे बात करेंगे। तो एक सर्कस का शो सोमवार को 150 रुपये प्रति व्यक्ति की टिकट और 200 दर्शकों के साथ शुरू हुआ। एक सर्कस का शो सोमवार को 150 रुपये प्रति व्यक्ति की टिकट और 200 दर्शकों के साथ आरंभ हुआ। मंगलवार को सर्कस के मालिक ने टिकट का मूल्य 50% कर दिया, जिसके चलते दर्शक बढ़कर 250% हो गए।
दर्शक बढ़कर 250% हो गए। बुधवार को उसने टिकट का मूल्य मंगलवार की तुलना में 33.3% कर दिया। अब दर्शक मंगलवार के शो के दर्शकों का 260% हो गए। इन तीनों दिनों की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या हुई? तो पूछा जा रहा है कि इन तीनों दिनों के अगर औसत टिकट पूछा जाए प्रति व्यक्ति तो क्या होगा। आप देखिए, पहले दिन हमने 200 दर्शकों के साथ शो शुरू किया था। सोमवार को, मंडे लिख लेते हैं, मंडे को 200 दर्शक थे हमारे और टिकट 150 रुपये का था। तो इस दिन की हमारी आमदनी क्या हो गई देख लेते हैं। 0 0 0 15 दूनी 30,000 रुपये की इनकम हमारी हुई सोमवार को। 200 दर्शक थे, 150 रुपये का टिकट था। अगले दिन क्या हुआ? मंगलवार को यानी ट्यूसडे को क्या हुआ कि सर्कस के मालिक ने टिकट के मूल्य को 50% कर दिया। तो 200 का टिकट कितने का बिकेगा आज? 100 रुपये का, जिसके चलते दर्शक 250% हो गए। अब आपके टिकट का मूल्य आपका 150 था तो ये 75 हो गया। दर्शक 200 थे, अब ये बढ़ गए 250%। तो यहाँ पे साइड में निकाल देते हैं। 200 का 250% गुणे 250 बटे 100, 0 काट दीजिए। अब कितने दर्शक हो गए? 500 दर्शक हो गए। देखिए 250% हो गया कि नहीं? 5/2 यानी 2.5 गुना। और टिकट आधी हो गई 50%। तो मंगलवार को सर्कस के मालिक ने टिकट का मूल्य 50% कर दिया, जिसकी वजह से दर्शक 250% हो गए। आज जो इनकम होगी 75 पंचे 375 यानी 37,500 रुपये आज की इनकम होगी। ये मंगलवार को हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेंसडे की, बुधवार को क्या हुआ कि टिकट का मूल्य उसने 33 सही 1/3% कर दिया। बुधवार को उसने टिकट का मूल्य मंगलवार की तुलना में, यानी मंगल को रेट 75 था, 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ? 1/3 कर दिया किसका? 75 का। तो सिर्फ 25 रुपये का टिकट कर दिया। बुधवार को इसने 25 रुपये का टिकट कर दिया। तब उसके जो दर्शक थे वो 500 का 260% बढ़ गए। तो 500 का 260% हो गए, यानी 26 पंचे 130, आज 1300 दर्शक हो गए। आप देखिए, बुधवार को उसने टिकट का मूल्य मंगलवार की तुलना में 33 सही 1/3% कर दिया, यानी 75 का 33 सही 1/3, 25 रुपये से टिकट कर दिया। अब दर्शक जो है मंगलवार के शो के दर्शकों का 260% हो गए। तो मंगलवार को 500 देख रहे थे, 500 का 260% 1300 हो गया। अब 1300 दर्शक देखेंगे तो 25 गुणे हम 13 कर देते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा? 25 0 0 25 0 0 25 दिए 75 के 5 कैरी हुआ 7, 25 एकम 25 और 7 32,500 रुपये इनकम बुधवार को हो गई। तो टोटल जो हमारी इनकम हो गई, जोड़ लेते हैं कितना? 0 0 5 5 10 के 0, कैरी हुआ 1, 7 1 8 2 10 के 0, और यहाँ से कैरी हुआ 1, यानी 3 3 6 और 3 9 1 10, 1 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए की इनकम हुई इस 3 दिनों में। अब सवाल ये उठता है कि दर्शक कितने थे? तो दर्शक जोड़ लेता हूँ, 5 2 7 और 13 20, 2000 लोगों ने देखा और कलेक्शन 1 लाख रुपए का हुआ। तो कलेक्शन 1 लाख रुपए का हुआ, 100 देखा 2000 रुपये ने, तो प्रति व्यक्ति आया क्या? 50 रुपये आ गया प्रति व्यक्ति। यानी प्रति व्यक्ति औसत जो उसकी आमदनी हुई है वो 50 रुपये हुई है। तो इसको ध्यान से करिएगा, इसमें कठिन जैसा कुछ नहीं है। बस आपको एक तो पेशेंस को बनाए रखना है और दूसरा कैलकुलेशन में स्थिरता रखनी है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं से भी होगा तो फिर पूरा का पूरा आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको मेंटेन करके चलिए। ये 9वां क्लास आपका 5 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं 10वें क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।